नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। हम आज फिर एक बार लेकर आए हैं आपको जैव पराक्रम, जो बायोलॉजी से क्लास 10th का है। और उसमें याद होगा कि आपको 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ा दिए थे। अब आगे 50 से लेकर फिर 100 तक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आने वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत मंथली जो टेस्ट हुआ था उसमें भी टच किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के बोर्ड, उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। जो प्रीव्यू एग्ज़ाम जो पिछले साल में कई बार कितना बार क्वेश्चन प्रीव्यू एग्ज़ाम में पूछा गया, इस सारे क्वेश्चन को लेकर एक साथ आप लोगों के सामने आए हैं। थोड़ा सा चैप्टर बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बढ़ा जाएगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ऑब्जेक्टिव पर कमांड रखे रहिए, आपका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बेहतर जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करिए, सबके पास शेयर करने का कोशिश करिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको ये बहुत ही बता दें कि ये क्लास 10th का जैव पराक्रम जो बायोलॉजी से है, जैव पराक्रम यानी पोषण से लिया गया चैप्टर है। आपको अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 50 तक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे, तो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। तो 51 देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, कि हृदय संपादन के लिए, का शरीर के संतुलन बनाने के लिए, कि इनमें से सही? तो आपको बता दें कि हमारा सही आंसर जो होगा इनमें से सही होगा। कि सब इनमें से मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, कि शरीर के संतुलन के लिए। इनमें से नहीं, शरीर संतुलन के लिए होता है। क्योंकि बता दें हृदय संपादन के लिए मस्तिष्क हमारा नहीं होता है। आपको बता दें कि ये शरीर के संतुलन, एक के शब्द में बोल दीजिए कि शरीर के संतुलन बनाने के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रुधिर छानता है, कौन छानता है? मनुष्य में जो होता है रुधिर छानता है। मनुष्य में रुधिर छानता है कहाँ? फेफड़ों में, कि बोमेन संपुट में, कि कुंडलिनी नालिका में, कि मूत्र वाहिनी में? तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर जो होगा, रुधिर छाना जाता है तो आपको बता दें कि मूत्र वाहिनी में। किस में छाना जाएगा बाबू? मूत्र वाहिनी में छाना जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। रुधिर एक तरल माध्यम क्या है? रुधिर का तरल माध्यम क्या है? पीतरस, कि एंजाइम, कि अणु, कि प्लाज्मा? कौन है आपका? तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका प्लाज्मा। कौन है बाबू? प्लाज्मा है। रुधिर जो होता है एक तरल माध्यम होता है, वो किस में होता है? तो प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा से संबंधित है, प्लाज्मा से। अगला क्वेश्चन। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। बोलिए। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कि इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशन ग्राम, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। जो ईसीजी का पूरा नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी का पूरा नाम। अगले क्वेश्चन है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? कितने नेफ्रॉन होते हैं? क्वेश्चन पूछा है। लगभग 10 लाख, कि लगभग 12 लाख, कि लगभग 9 लाख, कि लगभग 8 लाख? तो सही आंसर जो होगा वो होगा लगभग 12 लाख। नेफ्रॉन यानी गुर्दे में जो होता है नेफ्रॉन की संख्या लगभग 12 लाख होती है। लगभग कितना होता है बाबू? 12 लाख होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क 2 होता है, एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर किसी कारण से
किसी मनुष्य का एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? उत्सर्जन बंद हो जाएगा, कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, कि मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, कि कोई नहीं? बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो आपका दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा कि वृक्क दो होता है, अगर एक बंद हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो दूसरा का उसके जगह पर चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होना चालू हो जाएगा। अगला, वृक्क किस जैव पराक्रम का हिस्सा है? बोला है कि वृक्क जो है किस जैव पराक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, कि श्वसन का, कि पोषण का, कि परिवहन का? बताइए सही आंसर क्या होगा बाबू? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा उत्सर्जन होगा। सही आंसर क्या होगा? तो उत्सर्जन होगा। वृक्क किस जैव पराक्रम का हिस्सा है? तो याद रखिएगा कि उत्सर्जन का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कि कनेर का, कि पीपल का, कि चीड़ का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा और सही आंसर आपका चीड़ होगा। याद रखिएगा रेजिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो होते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में? चलिए बता दीजिए सही आंसर क्या होगा? पत्तियों में, कि छाल में, कि कोशिका रेक्तिकाओं में, कि सभी में? सही आंसर आपका जो होगा वो सभी आंसर होगा सभी में। कौना में? सभी में। पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिका रेक्तिकाओं में भी और सभी में। सभी आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है, बता दीजिए पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि परिवहन से? सही आंसर बता दीजिए। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि उत्सर्जन से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, कि अग्नाशय, कि आँख, कि इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा बाबू? तो अभी पढ़ाए हैं वृक्क उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन का काम वृक्क करता है। वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? बता दीजिए। संवेद ग्रंथि, कि दुग्ध ग्रंथि, कि अश्लेषम ग्रंथि, कि स्नेह ग्रंथि? तो याद रखिएगा कि सही आंसर जो होगा संवेद ग्रंथि के कारण। किसके कारण बाबू? संवेद ग्रंथि के कारण जो होता है त्वचा हमारा उत्सर्जी अंग है। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन में, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है वो किससे होता है? बता दीजिए किससे होता है जी? वृक्क से, कि त्वचा से, कि फेफड़ा से, कि यकृत से? तो आपको बता देते हैं कि सही आंसर हमारा फेफड़ा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा उत्सर्जन किससे करता है? तो फेफड़े से होता है, फेफड़े से होता है। अगला सही आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, यानी फेफड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यहाँ यूरिया होगा बाबू। कौन सा निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा? तो यूरिक अम्ल, कि अमीनो अम्ल, कि ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड? सही आंसर बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा जी? तो आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? अमोनिया के साथ कौन मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण वो क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पराग नालिका का बीजांड
की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। ये अनुवर्तन जो क्वेश्चन है ना बाबू, थोड़ा सा कंट्रोल और कंडीशन से, क्योंकि क्वेश्चन छांटा गया है, बहुत ऐसे क्वेश्चन छांटा गया है, छांट कर चुन चुन कर निकाला गया है, जो पिछले साल भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारे पिछले क्वेश्चन से आपको चुन चुन कर क्वेश्चन निकाला गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा, कन्फर्म रखिए कि अगले बार से इस तरह की गलती नहीं होने देंगे। ये क्वेश्चन बोला है कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम की रसायन की प्लाज्मा की रसायन अनुवर्तन। तो आपको बता देते हैं कि ये सही आंसर जो होगा रसायन अनुवर्तन होगा। रसायन अनुवर्तन होगा सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन बोला है इनमें से समानतः किसका उपयोग किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इनमें से समानतः मतलब हमेशा किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। किसका उत्पादन होता है बाबू? अमीनो अम्ल कि वसा अम्ल कि ग्लूकोज कि सुक्रोज। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर आपका ग्लूकोज होगा। क्या होगा बाबू? सही आंसर कौन सी होगा? ग्लूकोज होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। क्वेश्चन बोला है पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। किस क्रिया द्वारा? बता दीजिए किसके द्वारा? विसरण द्वारा कि किण्वन द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कि ए और बी। सही आंसर बताइए, सही आंसर कौन होगा बाबू? तो आपको बता देते हैं विसरण द्वारा। विसरण द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है, विसरण द्वारा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है। सही आंसर बताइए कौन होगा जी? संश्लेषण होगा कि दहन होगा कि विघटन होगा कि परिवर्तन होगा? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। श्वसन में क्रिया के खाद्य पदार्थों का क्या होता है? क्या होता है? संश्लेषण होता है कि दहन होता है कि विघटन होता है? याद रखिएगा विघटन होगा। सही आंसर हमारा सी होगा। सही आंसर जो होगा हमारा सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। कोशिका के किस भाग में होता है अवायवीय श्वसन? कोशिका के किस? माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव में कि हरित लवक में कि कोशिका झिल्ली में? बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा बाबू कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। सांस लेने, बहुत आसान क्वेश्चन है, बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन बोला जाता है कि श्वासोच्छ्वास बोला जाता है कि निश्वसन बोला जाता है कि निश्वसन बोला जाता है? पीछे भी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को याद रखिएगा श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। कितने सारे बच्चे श्वसन पर टिक मार देते हैं, अरे नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। याद रखिएगा कि हमारा आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक से होता है। यानी जब आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है तो पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट में परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक से होता है? किस यौगिक से होता है? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। लैक्टिक अम्ल से कि इथेनॉल से कि साइट्रिक अम्ल से कि ग्लूकोज से? सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू? सही आंसर जो होगा वो लैक्टिक अम्ल होगा। किसके द्वारा होता है बाबू? लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान की किसकी भूमिका होती है? बता दीजिए किसकी भूमिका होती है? जल का कि रंध्र का
कि तन्ना का कि टहनी का? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा जी? सही आंसर रंध्र का होता है। रंध्र जो होता है पत्तियों में पाया जाता है और ये गैसों का आदान प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किसकी भूमिका होती है? तो याद रखिएगा ये रंध्र की भूमिका होती है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अभी क्वेश्चन, ये बार थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। आप लोग को क्या बताए हैं कि श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि मनुष्य में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? मनुष्य में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ग्लूकोज द्वारा कि सुक्रोज द्वारा कि एस्ट्रोज द्वारा कि प्रोटीन द्वारा? बता दीजिए। पौधे में है, मनुष्य में नहीं है, गलती। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा, किसके द्वारा होता है बाबू? सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? बेहतर आप लोग जानते हैं, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। पीछे भी आप लोगों को पढ़ाए हुए थे क्वेश्चन कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन के कारण कि हीमोग्लोबिन के कारण कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण कि फाइब्रिन के कारण? सही बता दीजिए आंसर क्या होगा बाबू? वो होता है बी, क्योंकि पढ़ाए हुए थे कि हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है, हमारे रक्त का रंग पीला होता है, लाल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन रंजक उसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देने लगता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हृदय के वेशमों का स्थिलन कहलाता है। हृदय के वेशमों का स्थिलन कहलाता है, बताइए। सिस्टोल कि डायस्टोल कि हृदय संकुचन कि ताल वृद्ध संकुचन? तो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डायस्टोल होगा। कौन सी होगा बाबू? डायस्टोल होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन को, फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त जो होता है हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? चलिए बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा हमारा? दायां अलिंदा में कि दायां निलय में कि बायां अलिंदा में कि बायां निलय में? बोलिए सही आंसर क्या होगा जी? तो सही आंसर हमारा बायां अलिंदा होगा। कौन होगा? बायां अलिंदा होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जल और खनिज लवण प्रायः किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाते हैं? जल और खनिज लवण किस ऊतक के द्वारा, जो नीचे से जल और खनिज लवण ऊपर की ओर लेकर जाता है? किसके द्वारा लेकर जाता है? बता दीजिए किसके द्वारा लेकर जाता है बाबू? फ्लोएम के द्वारा कि जाइलम के द्वारा कि मृद ऊतक के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा? तो आपका जाइलम होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू? जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। किसके द्वारा बाबू? जाइलम के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कि निफ्रॉन कि शुक्र जनन नालिका कि इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा? जल्दी बता दीजिए तो आपको बेहतर मालूम होगा कि नेफ्रॉन होता है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होगा? बोल दो बाबू। यकृत है कि अग्नाशय है कि वृक्क है कि फेफड़ा है? उसी समय पढ़ाए हैं कि उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग कौन होगा हो? तो उत्सर्जी अंग वृक्क होगा। वृक्क को उत्सर्जी अंग बोला जाता है। उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो वृक्क होता है। वृक्क की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 2 पाई जाती है। एक खराब हो जाता है तो दूसरा चालू हो जाता है। ये सारी टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो होता है, मनुष्य का प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है।
मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन है? अमोनिया है कि यूरिया है कि यूरिक अम्ल है कि ग्वानिन है? सही आंसर हमारा कौन होगा जी? तो सही आंसर हमारा कौन होगा? यूरिया होगा। याद रखिएगा, सही आंसर यूरिया होगा। अगला कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। पोषण से कि श्वसन के से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? बताइए, वृक्क एक तंत्र है, किससे है भाई? तो किससे है? तो उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शरीर में पाए जाने वाले जैव, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो आपको बता देते हैं, एंजाइम की रक्त कि लासिका की उपयुक्त सभी। सही आंसर कौन होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा एंजाइम। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? एंजाइम होगा। सही आंसर एंजाइम। अगले क्वेश्चन में, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं कहलाते हैं कौन? यानी गैसीय विनिमय मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए आपको समझाए हैं, हरित लवक की रंध्र की जाइलम की उपयुक्त सभी। सही आंसर आपको बताया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पागल, अरे किसके द्वारा होता है? बता दो, किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र। रंध्र एक छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जिसके द्वारा पत्तियों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। उस रंध्र का काम है कि उसमें गैसों का आदान प्रदान करना। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में अगर देखते हैं, क्वेश्चन बोला है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है? टाइलिन होता है कि लाइपेज होता है कि जाइमेज होता है कि उपयुक्त सभी होता है? सही आंसर बता दीजिए कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो वो होता है टाइलिन होता है। क्या होता है बाबू? टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। क्षुद्रांत के भीतर सतह पर पाए जाने वाली ऊर्जा अवशोषक भाग होता है। क्षुद्रांत के भीतर सतह पर पाए जाने वाली ऊर्जा अवशोषक भाग कौन होता है? तो आपको बता देते हैं, आहार नाल होता है कि विलाई या दीर्घ रोम होता है कि ग्रंथि अक्ष होता है कि उपयुक्त सभी होता है? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? आहार नाल होगा। सही आंसर क्या होगा? आहार नाल होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आहार नाल। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइए, बी। हाँ, क्षुद्रांत के भीतर सतह पर पाए जाने वाला ऊर्जा अवशोषक भाग, सॉरी थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, आहार नाल नहीं होगा जी, इसमें आहार नाल नहीं होगा। कौन होगा? विलाई एवं दीर्घ रोम होगा। विलाई या दीर्घ रोम होगा सत्र पर। हाँ, विलाई या दीर्घ रोम होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है ग्लूकोज को? कोशिका झिल्ली में कि कोशिका द्रव में कि केंद्रक में कि रिक्तिका में? बता दीजिए सही आंसर क्या होगा जी? सही आंसर हमारा कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव में होगा। अगला क्वेश्चन, एक फास्फेट जो एटीपी के अंतस्थ रहता है उसके टूटने के कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है एटीपी को टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एक क्वेश्चन पीछे पढ़ाए थे, वहाँ लिखे थे सिर्फ एक एटीपी को टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, और यहाँ पूरा खुल कर बोला है कि एक फास्फेट में जो एटीपी उपस्थित रहता है तो एटीपी में अंतरस्थ रहता है जिसके कारण टूटने में कितनी ऊर्जा होती है। यानी एक आपको फास्फेट में एटीपी रहता है और एटीपी में टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि एक एटीपी को टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको आंसर पहले भी बताए हुए थे, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 40.5 किलो जूल प्रति मोल कि 32.5 किलो जूल प्रति मोल कि 10 किलो जूल प्रति मोल। तो सही आंसर आपका क्या होगा?
36.5 किलो जूल प्रति मोल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वसा का वाहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? वसा का वाहन जो होता है शरीर के अंदर किसके माध्यम द्वारा होता है? चल बता दो बाबू, अमाशय के द्वारा कि यकृत के द्वारा कि लासिका के द्वारा कि अस्थि के द्वारा? तो सही आंसर अगर हम बोले तो सही आंसर हमारा लासिका होगा। किसके द्वारा होगा बाबू? लासिका के द्वारा। वसा का वाहन शरीर के अंदर किसके माध्यम द्वारा होता है? लासिका के। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बता दीजिए। 25 किलो कैलोरी, 15 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी कि 10 किलो कैलोरी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि सही आंसर होगा 25 किलो कैलोरी। 25 किलो कैलोरी। अगले क्वेश्चन में आपका पूछा है, ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बाबू? 2500 किलो जूल कि 2830 किलो जूल कि 2600 किलो जूल कि 30 किलो जूल? तो सही आंसर जो होगा वो सही आंसर हमारा होगा 2830 किलो जूल। 2830 किलो जूल होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन एक और जस्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिला था कि तंत्रिका कोशिका की नेफ्रॉन बोलते हैं कि डेंड्राइट्स बोलते हैं कि एक्सॉन बोलते हैं? तो सही आंसर हमारा क्या होगा जी? नेफ्रॉन या वृक्क बोलते हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन और यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? फास्फोरस कि ऑक्सीजन कि नाइट्रोजन कि सिल्वर? चलिए बता दीजिए सही आंसर क्या होगा बाबू? तो सही आंसर हमारा नाइट्रोजन होगा। कौन होगा? तो नाइट्रोजन होगा। सही आंसर नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती के क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट पर हरे रंग के बिंदु क्या कहलाती है? हरे रंग जो बिंदु होता है, बिल्कुल आप लोग पहले से भी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसमें हरित लौक होता है कि कोशिका भित्ति होती है कि केंद्रक होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए बता दीजिए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हरित लौक होगा। जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? हरित लौक के कारण होता है। आप लोग पीछे भी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं। निम्न में पादप परजीवी है। पादप परजीवी कौन है? बता दीजिए कौन है जी? आम है कि पीपल है कि अमरबेल है कि सहतूत है? पादप मतलब होता है कि पेड़ पौधे। परजीवी देखिए, पेड़ पौधे सहजीवी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो सहजीवी नहीं होते हैं, परजीवी होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो पौधा आपका कौन है? तो याद रखिएगा कौन है बाबू? अमरबेला है। अमरबेला है। कौन है? अमरबेला है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम है। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? बता दीजिए कौन है? एमाइलेज या एमिलेस, लाइपेज कि पेप्सिन कि उपयुक्त सभी? तो सभी आंसर हमारा जो होगा वो होगा एमाइलेज या एमिलेस। एमाइलेज या एमिलेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय की जठर ग्रंथियां कौन सा अम्ल स्रावित करती है? हमारे अमाशय में जो जठर ग्रंथि है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि अम्ल क्षारक और लवण में भी पढ़ाए हुए थे। जब केमिस्ट्री पढ़ाए हुए थे तो उसमें पढ़ाए हुए थे अम्ल क्षारक और लवण में, ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे और वहां बताए हुए थे कि अमाशय की जठर ग्रंथियां में कौन सी अम्ल स्रावित होती है? बता दीजिए। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सारा का लिंक दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कि HNO3 अमोनिया कि इनमें से कौन
सही आंसर हमारा कौन होगा जी? तो वो होगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सी पेशी भोजन को आगे धकेलने में सहायक होती है? आगे भोजन को आगे धकेलने में कौन सी पेशी सहायक होती है? आपको बता दे कौन सी सहायक होगी, मांसपेशियां की सिम्पिक्टर की कोशिका झिल्ली की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सही आंसर कौन होगा जी? सिम्पिक्टर होगा, सही आंसर सिम्पिक्टर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है जो आपको नाम तक भी नहीं मालूम होगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और जो आपको नाम याद होगा, जो नाम मालूम होगा, प्रचलित होगा, उसी पर टिक मार दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम देने जा रहा है, इस सारी ऑप्शन पर एक एक ऑप्शन को पढ़ पढ़ कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि वह पराक्रम जिसके द्वारा रंध्रों में CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय होता है कहलाता है, बता दीजिए। वह पराक्रम जिसके द्वारा रंध्रों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है, प्रासरण है कि विसरण है कि प्रकाश संश्लेषण है कि उपयुक्त सभी है? सही आंसर क्या होगा बता दीजिए, उसी समय से पढ़ा रहे हैं इसको। कौन है बाबू? विसरण है। विसरण की क्रिया कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। पत्तियों में रंध्र होता है जो छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाया जाता है। उसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का आदान प्रदान होता है। अगले क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? पढ़ाया गया क्वेश्चन है, पीछे भी पढ़ाए हैं। ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का। इसके बाद हम लोग को कल से चालू हो जाएगा एक नया चैप्टर, जिसे हम लोग कंट्रोल एंड कंडीशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, यानी यही क्वेश्चन सेम इसी तरह बायोलॉजी से ही लिया गया दूसरा का चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। उस चैप्टर को अगले क्लास में हम साइंस को लेकर आएंगे। तो आप लोग प्रत्येक दिन रात को 8 बजे हमसे लाइव क्लास जुड़ना मत भूलिए। और अभी तक हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, या इससे कोई भी आपको शिकवा शिकायत हो, कोई ऐसी कंप्लेन हो या कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर सबसे बड़ी बात कि जिस बच्चे को PDF अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ से एक ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ टोटल आपको ऑब्जेक्टिव आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको तो ऑब्जेक्टिव मिल रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आप तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, तो आप तैयारी बेहतर करते रहिए। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाया जाता है बाबू? तो आप लोग बेहतर जानते हैं, 4। पीछे भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर हो रही है ये उम्मीद करते हैं। आप अपना तैयारी करते रहिए, बिल्कुल प्रत्येक दिन रात को 8 बजे हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।